कहानी के शुरू में ही हमें जंगल में एक शिकारी दिखाई देता है जो वहां टाइगर का शिकार करने आया है, लेकिन तभी टाइगर अपनी तरफ खतरा आते देख भाग जाता है और यहाँ शिकारी टाइगर का पीछा करने के बजाय खुद दूसरी तरफ फुल स्पीड में भागने लगता है। तभी हमें दिखता है कि शिकारी के पीछे कोई अनजान चीज पड़ी है, इस वजह से वो ऐसे भाग रहा था। और यहाँ हमें समझ आता है कि टाइगर असल में इस आदमी को देखकर नहीं भागा था, बल्कि वो भी उस अनजान चीज को देखकर डर गया था। इसके बाद वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। फिर वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक तभी वो अनजान चीज उसे पानी के नीचे डुबा कर मार देती है। और यहाँ से हमें समझ आता है कि जंगल में कुछ ऐसा है जो टाइगर से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो बेसिकली मेडिसिन बनाती है, लेकिन इस कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉइज से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई नई मेडिसिन नहीं बनाई थी। यहाँ बॉस अपने एक एम्प्लॉय से बोलता है, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तुम एक मेडिसिन बना लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ? तब वो एम्प्लॉय जिसका नाम जॉन है वो अपने बॉस से बोलता है कि मैं कैंसर की मेडिसिन तो नहीं बना पाया, लेकिन मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे एक साथ बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तब बॉस पूछता है वो ऐसी क्या चीज है? तब जॉन अपने फ्रेंड जैक को इशारा करता है और जैक स्क्रीन पर एक फ्लावर की फोटो दिखाता है। जैक बताता है इस फ्लावर का नाम ब्लड ऑर्किड है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का एक फ्लावर है जो 7 साल में एक बार खिलता है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। और इस फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन सेल्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं। इस फ्लावर से बनी मेडिसिन यूज करने से इंसान की बॉडी की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही मेडिसिन यूज करने से इंसान बहुत टाइम तक यंग रहता है और उसकी लाइफ लंबी होती है। इसीलिए हम अगर किसी तरह ये फ्लावर कलेक्ट कर सकें तो हमारी कंपनी का बहुत प्रॉफिट होगा और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये फ्लावर सिर्फ बोर्नियो के जंगल में ही मिलता है और अभी ये सिर्फ आने वाले 2 हफ्ते तक ही खिला रहेगा। इसके बाद ये फ्लावर पूरी तरह सूख जाएगा। इसलिए हम अगर जल्दी इसे कलेक्ट नहीं करते हैं तो दोबारा फ्लावर खिलने के लिए हमें और 7 साल वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनकर कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉइज से बोलता है, तुम लोग बहुत जल्द बोर्नियो जाओ और किसी भी कीमत पर उस फ्लावर को लेकर आओ। इसके बाद फ्लावर लाने के लिए 6 लोगों की एक टीम रेडी हो जाती है और वो बोर्नियो पहुंच भी जाते हैं। लेकिन बोर्नियो के जंगल में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी होगी और इधर तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। वेदर बहुत खराब होने की वजह से कोई भी अपनी बोट पानी में उतारना नहीं चाह रहा था। लेकिन ठीक तभी विल नाम का एक बोट ऑनर उन्हें नदी पार कराने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके लिए विल काफी मोटी रकम डिमांड करता है। इधर उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि फ्लावर कलेक्ट करने के लिए उनके हाथ में सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम बचा था। इसलिए वो विल को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है और सब बोट में बैठकर नदी के रास्ते जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जैक एक मैप निकालकर विल से कहता है, फ्लावर पाने के लिए हमें ठीक इस जगह पर जाना होगा। जगह देखकर विल टेंशन में आ जाता है और कहता है, तुम लोग जिस जगह जा रहे हो वो बहुत ही डेंजरस जगह है। साथ ही अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इस रास्ते से फ्लावर वाली जगह तक पहुंचना बहुत रिस्की है। तब जैक पूछता है, तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा रास्ता है? जवाब में विल कहता है, हाँ, वो रास्ता एकदम सेफ है और हम बिना किसी प्रॉब्लम के उस फ्लावर वाली जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा है, इसीलिए वहां पहुंचने में हमें कुछ दिन ज्यादा लग सकते हैं। ये बात सुनकर जैक दूसरे रास्ते से जाने से साफ मना कर देता है। हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। इसके बाद वो इस डेंजरस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ टीम की एक लड़की जब अपने रूम में जाती है तब उसे अलमारी के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अलमारी खोलते ही अंदर से एक बंदर उसके ऊपर अचानक कूद पड़ता है। इससे लड़की घबराकर चिल्लाने लगती है और बंदर सीधा जाकर विल के कंधे पर बैठ जाता है। तब हमें पता चलता है कि विल ने ही इस बंदर को पाला है और इसका नाम किंग कॉन्ग रखा है। अब सारा दिन जर्नी करने के बाद रात हो जाती है और वो नदी के रास्ते आगे की तरफ बढ़ते ही रहते हैं। तभी बंदर को ऊपर एक पेड़ पर आम दिखाई देता है और वो उसे खाने के लिए आम को पकड़ लेता है, लेकिन इस बीच बोट आगे की तरफ निकल जाती है और बंदर उसी पेड़ पर रह जाता है। अब बंदर बोट तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से कूद कूद कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक तभी उसके पीछे कोई चीज पड़ जाती है, जिसे देखकर बंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह विल अपने बंदर को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बंदर कहीं भी नहीं मिलता। इस टाइम टीम की एक लड़की सैटेलाइट फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन सिग्नल ठीक से न आने की वजह से वो बोट के बिल्कुल साइड में आ जाती है। बोट के साइड का छोटा गेट खुल जाता है और लड़की सीधे नीचे पानी में गिर जाती है। अब लड़की दोबारा बोट पर चढ़ने की ट्राई करने लगती है और बाकी लोग भी एक स्टिक की हेल्प से उसे बोट की तरफ खींचने लगते हैं।
लेकिन तभी लड़की पर एक मगरमच्छ अटैक कर देता है। ये देखकर विल बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाता है और मगरमच्छ के चंगुल से लड़की को बचाने की ट्राई करता है। यहाँ विल लड़की की जान तो बचा लेता है, लेकिन मगरमच्छ अब विल पर अटैक कर देता है। तभी विल खुद को बचाने के लिए एक चाकू निकालता है और मगरमच्छ पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ मर जाता है और विल दोबारा बोट पर आ जाता है। इसके बाद वो फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मरे हुए मगरमच्छ को कोई पानी के और गहरे अंदर खींच कर ले जाता है। अब वो जब थोड़ा और आगे जाते हैं तभी ऊपर से वो बंदर उनके खाने के टेबल पर कूद कर गिरता है। बंदर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। तभी विल उसे अपने कंधे पर बिठाकर शांत कराता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वेदर देखकर विल जैक से कहता है बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी का बहाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए हमें कुछ देर यहाँ रुककर बारिश कम होने का वेट करना चाहिए। इस सिचुएशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जैक कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम जिस फ्लावर को लेने आए हैं उसके सूखने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर हम फ्लावर कलेक्ट नहीं कर पाए तो दोबारा इस फ्लावर के खिलने के लिए हमें और 7 साल वेट करना पड़ेगा, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। ये सुनकर विल जैक से कहता है मैं तुम्हें इस खराब वेदर में भी वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। जैक इस बात पर रेडी हो जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है और वो ऐसी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पानी के ऊपर बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े तैर रहे थे। ये देखकर विल समझ जाता है कि आगे पानी का एक बहुत बड़ा झरना आने वाला है, इसलिए विल जल्दी से बोट को मोड़ने की ट्राई करता है। लेकिन तभी बोट का स्टीयरिंग जैम होकर अटक जाता है, जिस वजह से उनकी बोट मुड़ने के बजाय लगातार सीधी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आगे बड़ा झरना देखकर विल काफी घबरा जाता है, इसलिए वो बोट के अंदर सो रहे बाकी सबको जगा देता है। अब बाकी सबके साथ मिलकर विल बोट को रिवर्स करने की ट्राई करने लगता है, लेकिन ठीक तभी बोट का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और तब तक वो झरने के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। सिचुएशन देखकर विल समझ जाता है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो सबसे कहता है कि बोट के अंदर तुम लोगों का जो भी जरूरी सामान है उसे जल्दी से हाथ में ले लो। और इसके बाद ही उनकी बोट उस विशाल झरने से सीधे नीचे गिर जाती है। लकीली झरने से नीचे पानी में गिरने के बाद भी किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनकी बोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो किसी तरह तैर कर नदी के किनारे आ जाते हैं। अब वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इस सुनसान जंगल के बीच वो फंस चुके हैं और वापस जाने के लिए उनके पास कोई बोट भी नहीं है। तब विल सबको बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरी नदी है, वहाँ मेरा एक फ्रेंड बोट चलाता है। हम अगर किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं तो बहुत आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे। इसके बाद विल सैटेलाइट फोन से अपने फ्रेंड को कॉल करता है और अपनी सिचुएशन समझाकर उससे हेल्प मांगता है। तब विल का फ्रेंड उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो विल से $5000 डिमांड करता है। तब विल उससे कहता है ठीक है, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें $5000 दे दूंगा। अब वो दूसरी नदी उनकी करंट लोकेशन से काफी दूर थी, इसलिए वो पैदल ही जंगल के रास्ते से नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी उनके सामने एक लेक आती है जिसे उन्हें पार करना होगा। और जब वो पानी के अंदर उतरते हैं ठीक तभी विल का बंदर एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। लेकिन बंदर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी उनमें से एक को पानी के नीचे किसी चीज की मूवमेंट महसूस होती है। वो सबको बताता है कि यहाँ पानी में कुछ है जो मेरे पैर से टकरा कर गया है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। और ठीक तभी उनके टीम का एक साथी जो बिल्कुल पीछे था, उसे अचानक कोई अनजान चीज पानी के अंदर खींच कर ले जाती है। ये देखकर सब उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वो लड़का पानी के नीचे से तैर कर ऊपर आता है, लेकिन उसके पहनने के कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह से घायल था। अब वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक एक विशाल एनाकोंडा सांप पानी से बाहर निकलकर उस लड़के पर फिर से अटैक कर देता है। इतना बड़ा सांप देखकर सब चिल्ला उठते हैं और एनाकोंडा देखते ही देखते सबके आंखों के सामने उस लड़के को मार डालता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर पानी से जमीन पर आ जाते हैं और अब वो सब बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि इतना विशाल सांप उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। यहाँ विल सबसे कहता है कि ये एक आदमखोर एनाकोंडा सांप है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तब जॉन पूछता है कि अगर वो एनाकोंडा फिर से हमारे पीछे पड़ गया तो हम क्या करेंगे। जवाब में विल कहता है कि एनाकोंडा को एक इंसान की बॉडी डाइजेस्ट करने में कई हफ्ते का टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ से सेफली भागने के लिए हमारे पास काफी टाइम है। तब टीम का एक मेंबर बोलता है कि हमें जल्दी उस बोट तक पहुंचना होगा और एक बार बोट मिल जाए तो हम इस प्रोजेक्ट की उम्मीद छोड़कर सीधे अपने घर वापस चले जाएंगे। ये बात सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम जब इतनी मेहनत करके इतनी दूर
आ ही गए हैं तो मिशन कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि जिस फ्लावर को हम लेने आए हैं उसकी कीमत करोड़ों रुपए से ऊपर है। तब टीम के बाकी लोग उसे समझाने की ट्राई करते हैं कि फ्लावर के चक्कर में हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन जैक नॉर्मली बहुत लालची इंसान था, इसलिए वो फ्लावर के बिना किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाना चाहता था। तब कप्तान विल जैक से कहता है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को मेरे फ्रेंड की बोट तक पहुंचा दूंगा, इसके बाद हमारी ये जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। ये सुनकर जैक विल को याद दिलाता है कि तुमने मेरे साथ डील की थी, जिसके जवाब में विल बोलता है कि डील जाए भाड़ में, पैसों के लिए मैं नहीं चाहता कि अब किसी और इंसान की जान जाए। अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले हम बोट तक पहुंचते हैं, इसके बाद बोट पर चढ़ने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें घर वापस जाना चाहिए या मिशन कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद वो सब मिलकर जंगल के बीच से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते विल सोफिया से कहता है कि मैंने जैक को खतरे के बारे में पहले ही सावधान किया था, लेकिन उसने मुझे एक्स्ट्रा $1 देने का लालच दिया और कहा कि मैं इस खतरे की बात तुम लोगों को न बताऊं, इसलिए यहाँ सिर्फ जैक की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी ही है। मुझे सही टाइम पर तुम सबको जंगल के इस खतरे के बारे में बता देना चाहिए था। अब वो जब बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से वो नोटिस करते हैं कि उनके एक साथी के कंधे के ऊपर काले कलर की कोई चीज चिपकी हुई है, और विल जब उसकी शर्ट ऊपर उठाता है तो देखता है कि खून चूसने वाले छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े उसकी पूरी बॉडी में चिपके हुए हैं। इसके बाद विल लाइटर जलाकर ध्यान से एक एक करके कीड़ों को शरीर से हटाता है। अब बहुत देर तक पैदल जर्नी करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए सब एक साथ एक जगह बैठ जाते हैं। अब आराम करने के बाद जॉन जैसे ही अपना जूता पहनने जाता है, ठीक तभी उनका चाइनीज साथी उस जूते के अंदर कुछ देख लेता है और जॉन को जूता पहनने से रोकता है। वो जब जूते की तरफ ध्यान देते हैं तो उसके अंदर से एक मकड़ी बाहर निकल कर आती है, और ये कोई नॉर्मल मकड़ी नहीं थी, बल्कि इस मकड़ी का जहर इतना तेज था कि इसके सिर्फ एक काटने से ही पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। तभी जैक बहुत खुश होकर मकड़ी को एक बॉक्स में बंद कर लेता है और कहता है कि तुमने तो इंसान की बॉडी को सुन्न करने जैसी एक बेहतरीन मेडिसिन ढूंढ ली है, जिसे बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ विल के उस फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके पास बोट है, और अब वो नदी के रास्ते ही उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक तभी उसकी बोट के नीचे कोई चीज जोर से टकराती है, इसलिए वो पानी के अंदर इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसे वो विशाल बड़ा एनाकोंडा दिखाई देता है। सांप को देखकर विल का फ्रेंड डर से कांपने लगता है और जल्दबाजी में बोट मोड़कर वापस भागने की ट्राई करता है, लेकिन ठीक तभी पीछे से एनाकोंडा आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब बोट पर कोई न होने की वजह से बोट अनकंट्रोल्ड होकर बहुत स्पीड में आगे की तरफ भागने लगती है, और एक मोड़ पर सामने की झाड़ियों से जोर से टकराकर वो ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट होने का सीन विल और बाकी टीम के लोग भी कुछ दूरी से देख लेते हैं। अब वो दौड़ते दौड़ते उस बोट के पास जाकर पहुंचते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि बोट ब्लास्ट होकर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि इस जंगल से बाहर निकलने का यही एक आखिरी सहारा था। अब वो उस टूटी हुई बोट के अंदर ही अपना जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं, और जितना भी बचा हुआ सामान उन्हें मिलता है उसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। असल में उन्हें लगा था कि बोट के अंदर शायद उन्हें एक सैटेलाइट फोन मिल जाएगा, और सैटेलाइट फोन की हेल्प से रेस्क्यू टीम को कॉल करके वो मदद मांग सकेंगे, लेकिन उन्हें वहां कोई सैटेलाइट फोन नहीं मिलता है, और इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जंगल से बाहर निकलने का अब कोई दूसरा रास्ता उन्हें नहीं पता था। तब उनके टीम का चाइनीज साथी बोलता है कि यहाँ कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो हजारों साल से इसी जंगल में रहते आ रहे हैं, इसलिए हम अगर किसी तरह उन्हें ढूंढ निकालें तो शायद वो इस जंगल से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस लड़के की बात बाकी सबको काफी सही लगती है। इसके बाद वो सब मिलकर उस आदिवासी कबीले को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और थोड़ा आगे जाने के बाद ही उन्हें विल के उस बोट वाले फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कुछ देर पहले ही एनाकोंडा ने निगल लिया था और अब फिर से उसे उगल कर बाहर निकाल दिया है। ये देखकर विल सबको बताता है कि एनाकोंडा कोई बड़ा शिकार निगलने के बाद बहुत लेजी हो जाता है, और वो अपने शिकार को पेट से बाहर तभी उगलता है जब उसे समझ आता है कि चारों तरफ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जंगल में कोई दूसरा एनाकोंडा भी घूम रहा है, इसलिए अंधेरा होने से पहले हमें किसी भी कीमत पर आदिवासियों के गांव तक पहुंचना होगा, नहीं तो रात के अंधेरे में ये एनाकोंडा एक एक करके हम सबको खत्म कर देंगे। इसलिए वो फिर से आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं, और कुछ देर बाद वो आदिवासियों के उस गांव में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी आदिवासी दिखाई नहीं देता। पूरा गांव एकदम खाली पड़ा था। थोड़ा आगे जाने के बाद उनकी नजर एक मरे हुए विशाल एनाकोंडा पर पड़ती है, जिसका पेट फटा हुआ था और
अंदर एक इंसान की डेड बॉडी भी दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो साफ समझ जाते हैं कि इस सांप को गांव के लोगों ने ही मिलकर मारा है, क्योंकि सांप ने शायद उनके किसी बंदे पर हमला किया होगा। और अब गांव के लोग इस जगह को छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने चूंकि एक सांप को मारा है, इसलिए सांप के बाकी साथी भी किसी भी वक्त बदला लेने के लिए उन पर अटैक करने आएंगे। ठीक इसी डर से गांव के लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। अब गांव के लोगों की हेल्प न मिलने की वजह से वो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। तभी विल सबसे कहता है कि अब हमें अपनी जान बचाने का रास्ता खुद ही निकालना होगा, इसलिए चलो हम सब मिलकर पेड़ काटते हैं और एक लकड़ी की बोट बनाते हैं। ये सुनकर बाकी सबको विल का आइडिया बहुत शानदार लगता है। इसके बाद वो सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और बोट बनाने के काम में लग जाते हैं। और इधर जैक जब बोट बनाने के लिए जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है, ठीक तभी उसकी नजर एक ब्लड ऑर्किड फ्लावर पर पड़ती है। ये देखकर जैक एक्साइटेड हो जाता है और सबको अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर की असली जगह पक्का इसी आसपास कहीं होगी। साथ ही जैक इसके पीछे का लॉजिक भी समझ जाता है कि यहाँ के सांपों का इतना विशाल साइज होने का मेन रीजन यही है कि ये इस ब्लड ऑर्किड फ्लावर को खाकर ही जिंदा हैं। और अब जैक किसी भी कीमत पर इन फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए उतावला हो जाता है। इसलिए जैक बाकी लोगों को कन्विंस करने की ट्राई करता है कि हमें अभी ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स को ढूंढने निकलना चाहिए। लेकिन टीम का कोई भी मेंबर उसकी इस दीवानगी को मानने के लिए रेडी नहीं होता और इससे जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ विल बहुत सारी लकड़ियां एक साथ जोड़कर लगभग चलने लायक एक बोट रेडी कर लेता है। बस अब सिर्फ उन्हें अपनी बोट पानी में उतारनी है और यहाँ से निकल जाना है। यहाँ टीम का एक साथी जिसका नाम जॉन है, स्पाइडर के काटने की वजह से उसका पैर बहुत बुरी तरह सूज गया था और वो दर्द से बेहाल हो चुका था। अब जॉन अपने पैर पर कोई बाम या दवाई लगाने की उम्मीद में जैक का बैग खोलकर चेक करता है। उसका सोचना था कि शायद जैक के बैग में फर्स्ट एड का कोई बाम या बैंडेज मिल जाए, लेकिन जब वो जैक का बैग खोलता है तो वहाँ उसे बाम के बजाय एक पिस्तौल और एक सैटेलाइट फोन दिखाई देता है। असल में ये पिस्तौल और सैटेलाइट फोन विल के उसी फ्रेंड का था जो बोट लेकर उन्हें रिसीव करने आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे एनाकोंडा के खा जाने के बाद उसकी बोट झाड़ियों से टकराकर ब्लास्ट हो गई थी। और जब वो लोग उस ब्लास्ट हुई टूटी बोट में अपना जरूरी सामान ढूंढ रहे थे, ठीक तभी जैक ने चुपके से ये पिस्तौल और सैटेलाइट फोन अपने बैग में डाल लिया था। लेकिन उसने जानबूझकर सैटेलाइट फोन के बारे में टीम के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जैक बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम आए। वो जानता था कि अगर रेस्क्यू टीम आ गई तो वो सबको यहाँ से ले जाएगी और जिस ब्लड ऑर्किड फ्लावर के लिए वो इतनी दूर आए हैं वो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। फोन छुपाकर रखने की ये बात देखकर जॉन को जैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ठीक तभी जैक भी वहाँ आ जाता है। तब जॉन गुस्से में आकर उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास एक पूरा सैटेलाइट फोन था और उससे हम हेल्प मांग सकते थे, तब तुमने इतने बड़े खतरे के बीच भी इस फोन की बात हमसे क्यों छुपाई? ये सुनकर जैक बहुत कैजुअली जवाब देता है कि अगर रेस्क्यू टीम आ जाती तो हम फ्लावर लिए बिना खाली हाथ यहाँ से वापस चले जाते, इसलिए मिशन सक्सेसफुल करने के लिए ही मैंने तुम लोगों से सैटेलाइट फोन छुपा कर रखा था। ऐसी सेल्फिश बात सुनकर जॉन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि एक फालतू फ्लावर से ज्यादा हमारी जान की कीमत है। मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी इस धोखेबाजी के बारे में बता दूंगा। लेकिन जॉन सैटेलाइट फोन से पुलिस से बात कर पाता उससे पहले ही जैक बॉक्स में बंद उस जहरीली मकड़ी को जॉन के हाथ पर फेंक कर मारता है और मकड़ी पल भर में जॉन को काट लेती है। जहरीली मकड़ी के काटने से जॉन दर्द से बहुत बुरी तरह छटपटाने लगता है और मौका देखकर जैक उस मकड़ी को फिर से बॉक्स के अंदर बंद करके वहां से निकल जाता है। वो सीधा जाकर टीम के बाकी लोगों के साथ ऐसे मिल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ सब लोग यहाँ से निकलने के लिए एकदम रेडी थे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि जॉन अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए सोफिया जॉन को चेक करने जाती है और जब वो जॉन के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि जॉन चुपचाप पड़ा है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होकर अकड़ चुकी है। साथ ही सोफिया जॉन के हाथ पर उस जहरीली मकड़ी के काटने का निशान भी साफ साफ देख लेती है। निशान देखकर सोफिया अच्छी तरह समझ जाती है कि ये पक्का जैक का ही काम है, इसलिए वो गुस्से में सीधे जैक के पास आती है और उससे कहती है कि लास्ट टाइम जॉन को तुम्हारे साथ देखा गया था, सच सच बताओ जॉन के साथ तुमने क्या किया है? वो तो दर्द से सुन्न पड़ा है और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुन्न पड़े जॉन के पास एक विशाल बड़ा एनाकोंडा आ चुका है और सांप अचानक जॉन पर अटैक कर देता है। दर्द और डर से जॉन चीख उठता है, जिसे सुनकर बाहर खड़े लोग भी समझ जाते हैं कि जॉन किसी बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए वो सब दौड़कर जॉन के पास आते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि एक विशाल एनाकोंडा सांप जॉन को पूरा का पूरा निगल रहा है। आंखों के सामने अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर सब बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। इसके बाद वो जब दुखी मन से दोबारा नदी के पास वापस आते हैं तब देखते हैं कि इतनी मेहनत से उन्होंने जो बोट बनाई थी, मौका पाकर जैक उसे अकेले चोरी करके भाग गया है। ये देखकर सब पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि अब वो दोबारा उस डरावने जंगल में फंस चुके हैं और आसपास एनाकोंडा का खतरा तो बना ही हुआ है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर जैक से अपनी बोट वापस छीननी होगी, क्योंकि जैक अब पक्का ब्लड ऑर्किड फ्लावर वाली जगह पर ही जा रहा है और जब वो बोट खड़ी करके फ्लावर तोड़ने जाएगा ठीक तभी हम चुपके से उससे बोट चुराकर भाग जाएंगे। इसके बाद वो घने अंधेरे के बीच ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं और ठीक तभी उनके चाइनीज साथी का पैर फिसल जाता है और वो नदी के पानी में गिर जाता है और पानी में गिरते ही एक बड़ा एनाकोंडा आकर उसे निगल लेता है और अब वो सांप बाकी लोगों के पीछे भी पड़ जाता है। इसके बाद वो खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगाकर भागते भागते पहाड़ी की एक बड़ी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर एकदम घना अंधेरा था। उन्हें एक तरफ से रोशनी की किरण दिखाई देती है जहाँ से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। इसके बाद वो गुफा के उस तंग रास्ते से एक एक करके रेंगते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका बिल्कुल आखिरी साथी उस टनल से बाहर निकलने जाता है उसका शरीर उस टनल के बीच में अटक जाता है। अब जैसे ही बाकी सब मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालते हैं ठीक तभी गुफा के अंदर से एनाकोंडा अपना सिर बाहर निकालकर उसे खाने की ट्राई करता है, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए सोफिया एक ही झटके में एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार देती है और अपने साथी की जान बचा लेती है। लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। ठीक तभी पीछे से एक दूसरा एनाकोंडा आकर उनके उसी साथी को मुंह में दबोच कर उठा ले जाता है जिसे उन्होंने अभी अभी पक्की मौत के मुंह से बचाया था। अब यहाँ विल बिना एक पल की देरी किए उस एनाकोंडा के पीछे भागता है और जैसे ही वो सांप एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उनके साथी को निगलने वाला होता है ठीक तभी नीचे से विल निशाना लगाकर सांप के सिर पर एक बड़ा चाकू फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा तुरंत ही मर जाता है और उनका साथी नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ अब जैक को दिखाया जाता है जो आखिरकार ब्लड ऑर्किड फ्लावर की उस फिक्स जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने खिले हुए ढेर सारे ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स दिखाई देते हैं और इतने रेयर फ्लावर्स देखकर जैक खुशी से पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इन फ्लावर्स को बेचकर वो रातों रात करोड़पति बनने वाला है। दूसरी तरफ बाकी टीम के लोग भी जैक का पीछा करते करते ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो सब झाड़ियों के पीछे छुपकर जैक पर नजर रखने लगते हैं। इसके बाद जैक जैसे ही बोट से उतरकर फ्लावर्स काटने के लिए आगे बढ़ता है ठीक तभी मौका देखकर वो दूर खड़ी बोट के पास चले जाते हैं, लेकिन वो सब मिलकर बोट लेकर वहां से भाग पाते। उससे पहले ही जैक उनके पैरों की आवाज सुन लेता है और तुरंत पिस्तौल निकालकर सबको गन पॉइंट पर खड़ा कर देता है। अब बाकी सबके मन में अपना खौफ पूरी तरह बैठाने के लिए जैक बेरहमी से विल के कंधे पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से विल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और ये देखकर टीम के बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जैक उनके इस डर का फायदा उठाकर सोफिया को एक खाली बैग थमा देता है और उसकी कनपट्टी पर बंदूक तानकर कहता है कि अब इस पहाड़ी के किनारे पर जाकर ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स तोड़कर लाने होंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। अब अपनी जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी सोफिया फ्लावर लाने के लिए रेडी हो जाती है और कंधे पर बैग लेकर कांपते हुए उन फ्लावर्स की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उन फ्लावर्स तक पहुंचने के लिए सोफिया को एक पतले गिरे हुए पेड़ की डाल पर बैलेंस बनाकर जाना पड़ रहा था और ठीक तभी वो नीचे एक बहुत बड़े गड्ढे की तरफ देखती है जहां नीचे दो मेल और फीमेल एनाकोंडा मिलन कर रहे थे। इतना भयानक सीन देखकर सोफिया डर से जम जाती है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर वो ध्यान से बैलेंस बनाते हुए फ्लावर्स तक पहुंच ही जाती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी कई सारे फ्लावर्स तोड़कर बैग में भरने लगती है और जब वो बैग को ब्लड ऑर्किड से भरकर वापस पुरानी जगह आने लगती है तब वो बीच रास्ते में खड़े होकर जैक को वार्निंग देती है कि तुम अभी अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं फ्लावर्स से भरा ये बैग सीधे सांपों के गड्ढे में फेंक दूंगी। इस ब्लैकमेल को सुनकर जैक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो सोफिया के फ्रेंड के पैरों के पास एक हवाई फायर करके धमकी देता है कि अगर तुमने अभी ये बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं अगली गोली तुम्हारे फ्रेंड को मार दूंगा। अब अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए सोफिया को मजबूर होकर फ्लावर्स से भरा बैग जैक की तरफ फेंकना पड़ता है और जैक जैसे ही लालच में आकर नीचे से बैग उठाने जाता है ठीक तभी विल पीछे से आकर उस पर जोर से अटैक कर देता है। इस अचानक हुए हमले से जैक अपना बैलेंस खो देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बैग छूटकर थोड़ा दूर जाकर गिरता है और बैग के जमीन पर गिरते ही अंदर छुपी वो जहरीली मकड़ी बैग से बाहर निकल आती है। अब जैक जैसे ही जल्दबाजी में दोबारा बैग को जमीन से उठाकर अपने कंधे पर टांगने जाता है ठीक तभी वो मकड़ी जैक की गर्दन पर काट लेती है। पल भर में ही तेज जहर की वजह से जैक की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाता और फ्लावर्स से भरे बैग के साथ ही सांपों के उस गड्ढे में जा गिरता है जहां पहले से ही दो विशाल आदमखोर एनाकोंडा उसका वेट कर रहे थे। अब पेड़ की डाल पर मौजूद सोफिया ध्यान से बैलेंस
प्लान्स बनाकर अपने साथियों की तरफ वापस आने की ट्राई करने लगती है, लेकिन ठीक तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो भी सीधे नीचे पानी में गिर जाती है। लकीली इस टाइम दोनों विशाल एनाकोंडा का ध्यान गड्ढे में गिरे जैक पर अटका हुआ था, इसलिए एक एनाकोंडा पैरालाइज्ड जैक को लपेटकर मार डालता है और इस मौके का फायदा उठाकर सोफिया जल्दी से पानी से निकलकर अपने साथियों के पास आ जाती है। ठीक तभी दूसरा एनाकोंडा उन्हें ऊपर से भागते हुए देख लेता है और वो खूंखार तरीके से उनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ उनकी एक फीमेल साथी बहुत शानदार दिमाग लगाती है। वो बोट से तेल का एक केन हाथ में उठा लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर एनाकोंडा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करती है। इसके बाद जब वो एनाकोंडा मुंह खोलकर लड़की पर अटैक करने आता है, तब वो लड़की को खाने के बजाय उसके हाथ में मौजूद तेल का केन ही मुंह में निगल लेता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर विल जल्दी से एनाकोंडा के मुंह पर गोली चलाने की ट्राई करता है ताकि तेल का केन ब्लास्ट होकर सांप के मुंह में ही फट जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विल की पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। ठीक तभी उनका दूसरा साथी एक सिंगल फ्लेयर गन से उस एनाकोंडा के मुंह के अंदर फायर कर देता है, जिसकी वजह से जलती हुई फ्लेयर के कारण उसके मुंह में आग लग जाती है और सांप दर्द से छटपटाते हुए फिर से उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां दूसरा सांप भी था। और आग के टच में आते ही ठीक तभी एनाकोंडा के मुंह के अंदर मौजूद वो तेल का केन भयानक आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से पहाड़ी के चारों तरफ से मिट्टी धंसने लगती है, जिसके बीच पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और इसके साथ ही उनके वो बेहद कीमती ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स भी गड्ढे के अंदर जा गिरते हैं। यहाँ एक एनाकोंडा धंसी हुई मिट्टी के नीचे से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा होता है। ठीक तभी पहाड़ के ऊपर से एक विशाल बड़ा पत्थर सीधे उस एनाकोंडा के ऊपर आकर गिरता है और यहाँ करोड़ों रुपए के ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स के साथ ही दोनों विशाल एनाकोंडा भी मिट्टी के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। और इस तरह इस जंगल पर राज करने वाले दोनों एनाकोंडा आखिरकार मारे जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि विल, सोफिया और उनके बचे हुए दो साथी उस लकड़ी की बोट में बैठकर इस शापित जंगल से सेफली बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं। साथ ही विल का पालतू बंदर भी उनके साथ था और यहाँ बोट के एक कोने में बैठकर सोफिया विल के कंधे के जख्म पर पट्टी कर रही थी। इन दोनों की आंखों का प्यार और केयरिंग देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस मुश्किल खतरे के बीच वो दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे हैं। और ठीक इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।